वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डेली के जैसे ना आज मैं फिर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का बायोलॉजी के घटना चक्र से वो सभी लेके आई हूँ मैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का। किसका बना है? जल का। ऑप्शन डी। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% तक पाई जाती है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है जल कितना प्रतिशत? लगभग 70% पानी होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन 65%, जिसके बाद कार्बन है 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फास्फोरस का स्थान है 1%। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का। वयस्क मानव में होती है 206 हड्डियां। तो कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में माध्यम ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इसमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ का अधिक मात्रा होना है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है तो टोटल 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना होती है? ऊपर में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है, जो मुख्यतः कंकाल तंत्र के दो बृहत भाग अक्षीय तथा उपांगीय कंकाल में बटी होती है। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो वो है स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर में लघुतम हड्डी कौन सी है? तो वो हो जाएगी कान की हड्डी स्टेपीज। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 28। मनुष्य की खोपड़ी यानी कि स्कल में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियां में से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है, जो कि सुनने में सहायक होती है। कितनी हड्डियां? 6। कान में 6 हड्डियां, 14 फेस में होती है। और इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि सुनने में सहायक होती है। हायोड जो है नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहती है। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो वो 12 जोड़े होते हैं। पसलियों के जोड़े 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी कि रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उर्वस्थी तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संबंधित होती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा कैग बनाती है, जिसमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन है? तो पैर की हड्डी होती है खोखली होती है पैर की हड्डी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जंघा या पैर में बटी होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी सबसे भारी हड्डी होती है। जंघा में टीबिया तथा फेबुला नामक 2 हड्डियां होती है, जबकि पैर में 3 नामक गुल्फ, तलवा और पादांगुलियां यानी कि टोज होती है। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप्स ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ है जोड़ के निर्माण से है। ऑर्थोप्लास्टिक का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना है। ऑर्थराइट्स या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में होता है। प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्नायु कहते हैं, यानी कि लिंगामेंट। क्या कहते हैं? लिंगामेंट। लिंगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ उत्तक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिंगामेंट हड्डियों के अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। ठीक है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है तो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ठीक है। मानव के जो दांत पर जो जमी रहती है ना, वाइट वाइट जो दिखता है, वो जो होती है भोजन के कण होते हैं, या तो थूक और मुख अम्ल और बैक्टीरिया। दांत पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। भोजन उपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांत पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को रस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून जो कि है बाह्य कंकाल है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा क्रिएटिन से बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है तो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह क्रिएटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून, खूर तथा बाल इत्यादि में अल्फा क्रिएटिन पाए जाते हैं। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिएटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटिन। मानव के बाल और नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिन, ऑप्शन बी। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि और दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो हो जाएगा आयोडीन। कैल्शियम, फॉस्फेट और क्लोरीन अस्थि और दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि और दांत संबंधी बीमारियां हो जाती है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, प्रचर्वनक तथा अग्रचर्वनक तथा चर्वनक। इंसीजर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंग्लिश ज़्यादा इजी है, याद भी जल्दी हो जाती है। हिंदी थोड़ा नहीं याद होती जल्दी। निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो वो हो जाएगा दंतवल्क। क्या हो जाएगा? दंतवल्क। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो है दंतवल्क है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफेद सा एक चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है तो जबड़े की। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत समझी जाती है। 1992 में एक ऐसे ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशी द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकेंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। उरोस्थी, जद्रुक, जानुफलक, स्कंदफलक। जिसे बोलते हैं उरोस्थी को बोलते हैं ब्रेस्ट बोन,
कॉलर बोन, नी कैप एंड शोल्डर ब्लेड। और इधर जो है सबका नाम दिया हुआ है। तो उर्वस्थि जो है उसे स्टर्न, इस प्रकार उर्वस्थि ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, जद्रुक, कॉलर बोन जो है क्लेविकल, जानुफलक, पैटेला, स्कंदफलक, स्कैपुला। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो छोटी आंत से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग। मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे, अग्र छोर जो है किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका? कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य की मुख गुहा में लार यानी कि सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ये हो जाएगा स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, और लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों और अग्न्याशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। कथन एम है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा अमाशय में। कहाँ पे? अमाशय। एंजाइम है एक बायो उत्प्रेरक। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या एमिनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए किसी विशेष चाबी होती है। अधिकतर एंजाइम होती है प्रोटीन। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया की तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती है। समानता एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो ये हो जाएगा जाइमेज। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो केवल 1 और 2।
हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय तथा अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो अग्न्याशय। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है तो वो हो जाएगा गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्न्याशय, लार ग्रंथि और अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जीव कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को उद्दीपित करता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग द्वारा प्रारंभ होता है तो अमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत से ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है तो पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन अमाशय स्टमक में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित करता है। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्न्याशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत और आर सही। आहार नाल में प्रोटीन का पाचन अमाशय में ही प्रारंभ होता है, जिसके लिए जठररस पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। अमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी यानी कि डेडुनम में पहुंचता है तो अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन। कौन होते हैं? ट्रिप्सिन। कौन से परिवर्तन एवं एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है तो पित्ताशय से। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत में जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है जो बड़ी आंत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही ह्रासमान क्रम है तो डी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत में विभेदित होता है, जिनकी क्रमशः लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो को प्लीज़ देखा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस के सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी बायोलॉजी के सेक्शन जितने भी है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो भी पढ़ाई हूँ मैं, जो भी बताई हूँ क्वेश्चन,
घटना चक्र से, तो वो सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोन्स के बारे में भी क्वेश्चन आता ही है कि हमारे फेस के बोन कितने हैं, उसके बाद स्कल के बोन कितने हैं, और एंजाइम प्रोटीन के बारे में भी आता ही है। तो आपको वीडियो अगर लगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।